नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ कृतिका भटनागर। गुजरात में प्रचंड बहुमतों के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। इस पर क्या रुझान है, आइए जानते हैं शंकर जी और हेमंत जी से। देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है और बहुमत का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। और लगातार हम ये देख रहे थे कि इस बार की जो जीत है बहुत बड़ी जीत बीजेपी की है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दावा किया था गुजरात में, वो दावे दरअसल फेल होते हुए नजर आए। और ऐसा लग रहा था जिस तरह से चुनाव प्रचार गुजरात में चल रहा था कि शायद कुछ करिश्मा हो। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दावा किया था फ्री बिजली, पानी और तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर, दिल्ली के मॉडल को लेकर चुनाव लड़ा था। और ये एक तरह से जनता में संदेश दिया था कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है और इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है और वो गुजरात में भी करके दिखाएगी। लेकिन जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि शंकर ने जो बात कही वाकई ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी की इस बार है और खुद का रिकॉर्ड जो है शंकर बीजेपी ने तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी का तो रिकॉर्ड खैर तोड़ा ही है, खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और देश के प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया था कि नरेंद्र से बढ़कर जीत भूपेंद्र को मिलेगी, वो भविष्यवाणी आज जो है वो सच साबित भी हो गई है। क्योंकि अभी अभी जो हम देख पा रहे हैं आंकड़ा 158 160 के बीच में ये सीटें जा रही हैं। 182 में 158 160 अगर आप ले जाते हैं तो वाकई बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसको माना जाएगा। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी हालांकि 149 सीट लेकर ज़रूर सरकार बना चुकी है पहले, लेकिन अभी ये इतनी बड़ी जीत, जैसा कि शंकर ने भी कहा, कि ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर वहां पर उभर रही थी। पंजाब में फतेह हासिल करने के बाद लगातार प्रचार पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल चल रहे थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो आम आदमी पार्टी अपना रही है, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री से लेके तमाम मुख्यमंत्रियों को बीजेपी जिस तरह से छोटे छोटे चुनाव में भी प्रचार के लिए उतारती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि उसी स्ट्रेटेजी पे आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है? जैसे भगवंत मान को हमने देखा वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए, और बाकी जो तमाम दिल्ली के नेता थे, चाहे आप डिप्टी सीएम को ले लीजिए, बाकी तमाम प्रवक्ता उनके थे, सभी ने एक तरह से माहौल बनाने की वहाँ पर कोशिश की जिस तरह से बीजेपी करती है। तो क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और क्योंकि जब उनके पास जो है दिखाने के लिए उसको दिखाया ही जाना चाहिए कि अगर पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं बन गए हैं, हालांकि उसको लेकर एक अलग तरीके की नाराज़गी भी थी कि मान बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, उस पर एक सस्पेंस था, लेकिन आखिरकार उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। तो उसको वो कैच करना चाहते हैं, उसको ग्रैब करना चाहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के बाद आगे और अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो वो चीज़ जाहिर सी बात है कि होगी, क्योंकि उनके पास तो केवल एक ही मुख्यमंत्री है दिखाने के लिए अभी आम आदमी। हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अभी जैसे कि जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बन चुकी है। तो ये स्थितियाँ अगर अब बन रही हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर जो नज़र आ रही थी वो नहीं हुआ। हालांकि वोट प्रतिशत की अगर बात करें, यानी कुछ हद तक वो कामयाब ज़रूर हुई है। संजय सिंह को हम सुन रहे थे शंकर, तो उन्होंने कहा कि 27 सालों से वहाँ पर बीजेपी का गढ़ गुजरात रहा है, तो उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अब बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, लेकिन वहाँ पर जाकर नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही थी। केजरीवाल हो काउंटर कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, या फिर उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हो काउंटर कर रहे थे। शायद शंकर के पास वो डाटा भी है कि 3 जो सीटें हैं उनका हाल क्या है, क्या हाल है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक कागज़ और कलम से चिट्ठी पर लिखा था, जिसमें 3 नेताओं के नाम का उन्होंने जिक्र किया था। सबसे पहले तो ईसुदान गढ़वी, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया थे, अल्पेश कथीरिया, उन्होंने जीत का दावा किया था। इन तीनों नेताओं का बाकायदा उन्होंने नाम लिखा था और कहा था कि ये तीनों नेता चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये तीनों नेता चुनाव हार गए। सूरत को लेकर भी कहा था कि सूरत में क्लीन स्विप कर देंगे हम, लेकिन वहां पर भी सुपड़ा साहब दावा था जो आप बता रहे थे एमसीडी को लेकर कि बीजेपी 20 से जीतेगी, बीजेपी के पाले में केवल 20 सीटें आएंगी। लेकिन ये अति आत्मविश्वास ही है, शायद यही वजह है कि वो 104 सीटें लेकर चली गई। 20 सीटों का आप जिक्र करते हैं, लेकिन 104 सीटें जीत के ले गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शंकर कह रहे हैं कि मुझसे लिखवा के ले लीजिए, ये बॉडी लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल की थी कि मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि इस सीट पर हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन वहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं नहीं। तो कुल मिलाकर कृतिका ये माना जा सकता है कि एक तमाम जो एग्जिट पोल थे, तमाम जो आकलन थे राजनीतिक पंडितों के, वो धराशायी हो गए हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी फिगर इतनी नहीं दिख रही थी शंकर, मुझे लगता है। और अब जो फिगर आ रही है सामने वो वाकई हैरान परेशान कर रही है और कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय। अब मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत, क्या बीजेपी के किले को भेद पाना किसी भी पार्टी के लिए
कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि अब कांग्रेस का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी का किला, सिर्फ मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ फिलहाल, उसको भेद पाना इतना आसान है जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऐसे वक्त में जब लगातार आपकी सरकार वहाँ रही हो, एक एंटी इनकम्बेंसी आपकी के लिए बनी हुई हो, आपकी पार्टी के लिए बनी हुई हो, और वहाँ पर आप प्रचंड बहुमत में आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, और वहाँ पर अब आपको कोई काउंटर करने के लिए कोई पार्टी हो तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि एक बड़ी सूझबूझ के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ वहाँ पर काम किया, कैडर ने मजबूती के साथ विश्वास जताया, नेताओं पर भरोसा आला कमान ने किया, आला कमान पर भरोसा नेताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया कि अगर हमारे कैंडिडेट को आप हटा भी देते हैं तब भी हम दूसरे कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बागी हो जाते हैं नेता, और बागी होने के बाद सीधा पक्ष में चला जाता है, सामने विपक्षी पार्टियों को उसका फायदा मिल जाता है, जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी वहां पर। लेकिन वो संभव हो नहीं पाया, और कैडर इतना मजबूत बीजेपी पार्टी का है, यही वजह है कि शायद वहां ऐसी स्थिति है। लेकिन आपका सवाल जिस पर मेरे पास अभी तक जवाब नहीं है शंकर, कि वाकई क्या ऐसा संभव है कि जहां पर 160 सीटें आप ले जाएं और उसके बाद आने वाले वक्त में क्या संभव है कि वहां किसी और की सरकार बन सकती है? बड़ा मुश्किल। अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊं, 182 सीटों में से 157 पर बीजेपी लीड कर रही है, 16 पर कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, 5 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स के खाते में 4 सीटें गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पहली बार जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है, चुनाव लड़ रही है, तो वोट प्रतिशत, जैसा आपने कहा, हिमाचल में भी कुछ ना कुछ तो उनको फायदा होगा, लेकिन यहाँ तो सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है गुजरात में। वाकई मैंने वही कहा, क्योंकि गुजरात में मैंने एक दौर था, एक वक्त था कृतिका, जब लग रहा था दोनों ही स्टेट्स में बराबरी के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन हिमाचल में वो पीछे हट जाते हैं और पूरी ताकत गुजरात के अंदर झोंक देते हैं, और गुजरात के अंदर आपने देखा ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, और नेगेटिव कैंपेन भी उन्होंने खूब किए, एक के बाद एक बयानबाजियां शुरू हो गई वहां पर। तो गुजरात में पूरी ताकत झोंकी आम आदमी पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो अर्थ के फॉर्म में हो, चाहे कार्यकर्ताओं को मनाने के फॉर्म में हो, चाहे प्रचार के फॉर्म में हो, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में हो, या फिर अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाकर वहां पर कई दिनों तक बैठाने के फॉर्म में हो। तो यहाँ पूरी ताकत उन्होंने झोंकी, और यही वजह है कि हालांकि ये परिणाम मुझे लगता नहीं है कि उससे वो संतुष्ट होंगे। जाहिर सी बात है कि इस परिणाम से आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन संजय सिंह का बयान जो आज मेरे सामने, मैं जो बार बार उसको मेरे कानों में आ रहा है, क्योंकि संजय वही संजय सिंह है जो एग्रेसिव मोड में सीधा ये आरोप लगा देते हैं कि गुजरात के अंदर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, गुजरात में बीजेपी ने जनता को लूटा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। आज वही ये कह रहे हैं कि 27 सालों का ये तो गढ़ है, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। और ये जो आप कह रहे हैं, जिस बात का आपने जिक्र किया, गुजरात मॉडल को लेकर ही नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, और गुजरात मॉडल को लेकर ही देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव को लड़ा गया और जीता गया, और ये दिखाया गया कि गुजरात का जो मॉडल है वही अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है उसको अपनाया जाएगा। तो उसका तो जबरदस्त फायदा बीजेपी को मिला है। अगर ये देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, हर पार्टी करती है, जीत से पहले कुछ दावे रहते हैं, उनके सुर बदल जाते हैं जीत के बाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात में आखिर आम आदमी पार्टी का फेलियर मैं नहीं कहूँगा, पहली बार चुनाव लड़ी है, 5 सीटें जो अभी रुझानों में दिखा रहे हैं, हो सकता है वो कम ज़्यादा हो, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा 5 सीटों का है, ठीक है, पहली बार लड़ी है। लेकिन कहाँ पर कमी रह गई? बिजली, पानी, जो दिल्ली मॉडल है, बार बार अरविंद केजरीवाल, उनके नेता यही बात कहते थे कि दिल्ली मॉडल को हम गुजरात में लागू करना चाहते हैं। जो चेहरा बेसिकली गुजरात में होना चाहिए था आम आदमी पार्टी के, एक तो शहरों की बहुत कमी है, केवल भगवंत मान को छोड़ दें, क्योंकि वो सरदार का जिक्र अगर करें तो उस फॉर्म में वो थे, इसलिए उनको मजबूरी में चुनना पड़ा। अरविंद केजरीवाल बड़ा उसके लिए आश्वस्त नहीं थे कि उनको हम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाएं, लेकिन बाद में उनको प्रमोट ही करना पड़ा। भले ही वो एक सेमिनार आयोजित करते हो और कहते हो कि हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये जैसे कि आपने कहा कि किन किन मुद्दों से वो पीछे पिछड़ गई है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर मुझे लगता है तो वो यही लगता है कि जो नेगेटिव कैंपेनिंग इनके नेताओं ने करी है, कुछ ऐसे वीडियोस जो निकलकर सामने आए जिसको लेकर मामला तक उनके खिलाफ दर्ज हो गया, वही एक बड़ा फैक्टर रहा कि देश के प्रधानमंत्री की छवि को अगर आप हार्म करोगे, खराब करोगे, तो वहां की जनता आपको सिरे से नकार देगी, और वही हुआ, सिरे से नकारा है। 5 सीटों पर सिमट कर आप रह गए हैं। ये साफ तौर पर इशारा है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर कोई काउंटर गुजरात में कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बात आपने कही कि गुजरात मॉडल जो 2014 से पहले लेकर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री चले, और उसी मॉडल पर उन्होंने जीत का जो रथ है वो बरकरार रखा, और अब 2022 में आकर, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर है नहीं, 2 साल की बात है, और 2022 का ये गुजरात का मॉडल लेकर अगर वो चलेंगे
तो जाहिर सी बात है 2024 फतेह करना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से हश्र हुआ है, हालांकि कुछ सीटें आई हैं, ज़रूर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो ठीक है, खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन गुजरात में तो कमाल हालांकि नहीं कर पाएगी, वो तो गढ़ है बीजेपी का। लेकिन मजाकिया मैं एक जिक्र कर दूं शंकर, तो यहाँ आप देखिए बड़ी विडंबना है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी प्रचार करने चले जाएं वहाँ नैया डूब जाती है। हिमाचल प्रदेश वो गए नहीं, हिमाचल प्रदेश वो गए नहीं और गुजरात वो गए, नैया डूब गई। मतलब ये एक बेसिकली ऐसा सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी प्रचार करते हैं तो वो उनके लिए बैकफायर हो जाता है, लेकिन ये है। तो आप कह रहे हैं कि प्रचार करने शायद नहीं जाते तो शायद गुजरात के परिणाम कुछ और होते, सीटें शायद ज़्यादा होती। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियों ने इस बार ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया था, अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा ये तक आरोप लगाया था कि ऐसे वक्त में दिल्ली के चुनाव अनाउंस किए गए एमसीडी के, जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे, ये भी आरोप लगाया कि वो हमको बिजी रखना चाहते थे गुजरात में। तो बिजी तो गुजरात में थे अरविंद केजरीवाल, बावजूद उसके करिश्मा न होना, सीटों का उतना नहीं आना, वोट प्रतिशत का उतना गेन नहीं होना, ये आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए क्या संकेत है? बिल्कुल, लेकिन मैं इसको फिर वापस मैं अपनी उसी बात पर आऊँगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ही बारीकी और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है। अगर मैं पंजाब की फिलहाल जीतना नहीं, बिल्कुल जीतना नहीं है, वहाँ केवल पाँव जमाना है। पंजाब में आपने देखा होगा 2017 की, मैं अगर ठीक हूँ तो 2017 की अगर बात करें तो वोट प्रतिशत कितना था, और फिर उसके बाद आपने जब देखा कि नतीजे जब 2022 के निकल के सामने आए तो कितना शुरुआत में जब लड़ी थी तो पूर्ण बहुमत नहीं आया था, कांग्रेस के साथ चले गए। उसके बाद राजनीतिक पंडितों का कहना तो यह है कि ये दीमक की तरह काम करते हैं, जब चिपक जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं। तो शायद ये शुरुआत है, और गुजरात में हो सकता है कि आने वाले वक्त में कृतिका कि आम आदमी पार्टी पैर पसारे, और विकल्प के तौर पर जो देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस का विकल्प अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। इस बीच एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर ये करिश्मा हुआ है तो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुआ है, लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से अगर ये करिश्मा होता तो शायद गुजरात में भी कोई करिश्मा नजर आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, एक जाते जाते एक अपडेट आपको और दे देते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने तो छू लिया, और खबर यह है कि 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल, यानी कि मुख्यमंत्री वही होंगे। बिल्कुल उन्हीं के जाहिर सी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र के नाम पर मोहर लगाई, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही फिलहाल। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे, ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। तो ये गुजरात का पूरा एक तरह से एनालिसिस था, विश्लेषण था। मेरे सहयोगी हेमंत और कृतिका और मुझे तीनों को फिलहाल दीजिए इजाजत। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही जगहों पर, चाहे हम गुजरात की बात करें चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश का हमने आपको पहले आंकड़ा दिया जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में छू लिया है, लेकिन गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अभेद किला, उसको भेद नहीं पाई कोई भी पार्टी। तो अब शपथ ग्रहण होगा, और एक तरह से ये 2024 के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों के लिए जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा था। मुझे मेरे सहयोगी हेमंत और कृतिका तीनों को फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।